दोस्तों, वैसे तो मैं बहुत सारे इंटरव्यूज करता हूँ, लेकिन आज जो मैं इंटरव्यू करने वाला हूँ वो बहुत अलग है, क्योंकि मेरे साथ हैं सोनल। हाय। भाई 4-5 टेक के बाद ये हुआ, ठीक है। मतलब और ऐसी क्रिएटिविटी जाग गई थी। क्रिएटिव लोगों की संगत में रहो तो ऐसा ही हो जाता है। एंड वी हैव अ कनेक्शन। यस, मैं भी दिल्ली से हूँ। मैं भी दिल्ली से हूँ। मैं भी रोहिणी सेक्टर 8 में रहता हूँ। मैं भी रोहिणी सेक्टर 8 में रहती हूँ। घर अलग रहती थी, अब तो मैं मुंबई में रहती हूँ 10 Yes. साल से। तो ये बताइए कि एक आपने 60 सेकंड्स में 10 लोगों की आवाज निकाल दी। आइडिया कहाँ से आया था? आइडिया एक्चुअली मैंने बहुत सारी ऐसी आराम से रील्स बैठिए, अपना ही स्टूडियो से। यस मैंने ऐसी बहुत सारी रील्स देखी हैं, बहुत सारा कंटेंट ऐसा देखा हुआ है, और ये आइडिया मेरे दिमाग में बहुत पहले से था, बट ये कह लो कि शायद वो मोमेंट नहीं आया था। तो एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग एक मूवी के प्रीमियर से निकले, एंड मैं अच्छे से रेडी थी और हम लोगों को लगी भूख, तो हम एक जगह पे रुके एंड हमने ऑर्डर दिया। अब हमारा खाना आ रहा था रेड सॉस पास्ता तो हमने ऑर्डर दिया एंड हम वेट कर रहे थे। तो मैंने कहा यार चलो कुछ कंटेंट ही शूट कर लेते हैं, मैं रेडी हुई हूँ, थोड़ा इसका यूटिलाइज़ किया जाए। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये कैरेक्टर्स हैं और आपको ये बोलना है सिर्फ, और आपको बस मुझे प्रॉम्प्ट करना है। तो ही सेड ओके, एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी सपोर्टिव। ही इज़ लाइक, वो मुझे बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि आपको करना है, डू दिस डू दैट, वो बहुत ज़्यादा आइडियाज़ देते हैं। सो वी शॉट इट लाइक दिस, ऐसे हमने शूट किया था कि चलो कर लेते हैं। एंड वो जब मैंने नेक्स्ट डे एडिट करके और जब मैंने डाला, तो आई थिंक विद इन 24 आवर्स इट वॉज 20 मिलियन, and within 5 days it was 100 million. I was shocked. I was like, this is not possible. And मैंने, to be very frank, मैंने Instagram पे 100 million फिगर कभी देखा ही नहीं था। उसके बाद मैंने जब ढूंढा तो मुझे कुछ मिले 100 मिलियन से ऊपर, बट आज मेरी जो रील है वो 132 मिलियन से भी ऊपर है तब व्यूज। जब हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, जब तक ये इंटरव्यू आएगा वो 232 होगी, 332 होगी, वो देखने वाली है। नहीं, मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा होगा, इतने ज़्यादा लोग भी देखते हैं इंस्टाग्राम पे, पता नहीं, बट इट इज़। मैंने ही देख ली होगी 25-30 बार। वो मेरे बॉस ने भेजी थी मुझे वो। अच्छा, आप मुझे बताओ कि आपको उसमें क्या अच्छा लगा, व्हाई डिड यू लाइक द वीडियो? मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि कोई 60 सेकंड्स में इतनी सारी वॉइसेस निकाल सकता है। तो उसका वो मतलब सबसे वो इतनी क्विक थी ना कि आप की पलक नहीं झपकेगी। मैंने नोट किए हैं वो सब। अच्छा। कितनी आवाजें अभी आप एक बार में निकाल सकते हो? मैं एक्चुअली, मेरे साथ पता है क्या है, कोई मुझे पूछता है आपने आज तक कितनी वॉइसेस की हैं, तो मैं बोलती हूँ मैंने ना कभी भी काउंट नहीं रखा, बिकॉज आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, आई वाज अ किड, सो आई वाज डूइंग इट एंड धीरे धीरे इट बिकेम माई पैशन, इट बिकेम माई प्रोफेशन। तो मैंने कभी भी काउंट नहीं रखा, एंड आई यूज्ड टू एंजॉय, आई स्टिल एंजॉय ऑल ऑफ दिस। एक चीज और आई वांट टू मेक इट क्लियर कि शी इज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, शी इज नॉट अ मिमिक्री आर्टिस्ट, जो कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। कंफ्यूज आई मीन कई बार होता है, हम लोग भी हैं, क्योंकि इतना सारा कंटेंट है। तो कई बार मतलब सो दिस आई वांट टू मेक क्लियर वेरी स्पेसिफिकली कि मिमिक्री आर्टिस्ट एंड वॉइस ओवर आर्टिस्ट में बहुत फर्क होता है। यस, एक्चुअली मिमिक्री आर्टिस्ट, वॉइस ओवर आर्टिस्ट एंड वॉइस एक्टर, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। मिमिक्री वो लोग करते हैं जो किसी और को कॉपी कर रहे हैं, वो भी एक अलग आर्ट फॉर्म है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, मैं नहीं कर सकती, अभी तक तो मैंने कभी प्रैक्टिस भी नहीं किया है। वॉइस ओवर वो होता है जो हम नेशनल जियोग्राफिक या इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज़ में जो पीछे एक वॉइस चल रही होती है, दैट इज़ अ वॉइस ओवर। एंड माई फोटे इज़ डबिंग, वॉइस एक्टिंग, एनिमेशन इज़ माई फोटे। हालांकि मैं बहुत सारे हीरोइंस, एक्ट्रेसेस को भी अपनी आवाज़ दे चुकी हूँ। एमी जैक्सन को दे चुकी हूँ फ्रीकी अली में, देन विचर। उस रील में था ना ये? एमी जैक्सन नहीं थी उसमें, ये थी गेम ऑफ थ्रोन्स की आर्या स्टार्क। एंड विचर में सिरी को मैं अपनी आवाज़ दे चुकी हूँ। बहुत सारे शोज़ हैं OTT प्लेटफॉर्म पे, बट माई फोटे इज़ एनिमेशन विच कनेक्ट्स मी टू अ लॉट ऑफ किड्स एंड आई लव इट। अच्छा, डोरेमोन वाला कैसे स्टार्ट हुआ था? मतलब वो, क्योंकि वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो आई थिंक आई मीन हर कोई जानता है। मतलब कोई कार्टून देखे या ना देखे, क्योंकि एक तो टॉयज में है, मतलब हर जगह है, यू गेट डोरेमोन। मतलब मुझे लगता है कि जिसने कभी कार्टून नहीं भी देखा होगा ना, उसे भी पता होगा डोरेमोन, डोरेमोन स्पेसिफिकली।
और क्योंकि पहले तो मिकी माउस और वो सब तो खैर ठीक है, हम लोग बड़े हमारे टाइम के थे, लेकिन डोरेमोन मुझे लगता है न्यू एज का एक ऐसा कार्टून है जिसके बारे में सब जानते हैं, डोरेमोन और छोटा भीम। डोरेमोन जो है ना वो बच्चों के लिए भगवान है। एंड वो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ पता है कि मैं एक नागपुर में शोलापुर में मैं एक इवेंट में थी, मैं स्टेज पे खड़ी थी और मैं सब बच्चों को अवार्ड्स दे रही थी। तो लाइन से बच्चे खड़े थे और एक एक करके ऊपर आ रहे थे। उसमें ना एक इतनी छोटी सी बच्ची थी, वो ऊपर आई एंड सब बच्चे मेरे से हैंडशेक कर रहे थे और सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे हम प्रॉबेबली शाहरुख खान को देखेंगे या अमिताभ बच्चन जी को देखेंगे। वो बच्चे मुझे ऐसे देख रहे थे। सो एक बच्ची आई मेरे पास और वो मुझे बोलती है मैम, धीरे से बोलती है मैम। मैंने बोला यस। तो कहती कैन आई टच यू एंड आई थॉट ओ माय गॉड दिस इज सो इनोसेंट। एंड मेरी जो ऑडियंस है ना वो है बच्चे। एंड बच्चे जो है ना वो मोस्ट जेन्युइन ऑडियंस होती है। Absolutely. क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि मैं एक आवाज़ करके दिखाती हूँ तो बच्चे खुश हो जाते हैं, दूसरी आवाज़ करके दिखाई तो एक उसमें से एक लड़का बोल देगा अरे मुझे नहीं पसंद ये कार्टून, वो मुंह पे आपकी बेइज्जती कर देंगे। इतने जेन्युइन होते हैं बच्चे। सो आई एम वेरी लकी कि मेरी ऑडियंस जो है ना वो इतनी जेन्युइन है और मैं बच्चों के चेहरों पे एक मुस्कुराहट ले आती हूँ, चाहे वो डोरेमोन की आवाज़ एक डायलॉग बोलना होता है बस, एंड वो इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं। छोटा भीम, पीकाचू बहुत पसंद करते हैं बच्चे। अब मुझे कुछ आवाजें तो मुझे भी सुननी है, बिकॉज मतलब ये मैंने नोट करके रखी हैं। ये वाले लेट्स सी। और आपको जो लाइन पसंद हो वही लाइन आप बोलिएगा उसमें, मतलब उस कैरेक्टर में। ओके, तो सबसे पहले पिकाचू। पीका पीका पी पिकाचू पिकाचू। डोरेमोन। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डोरेमोन और आज मैं अमित भैया के साथ बैठा हूँ। बबल। ओह, मैं तो टाउनसविल से आई हूँ लेकिन यहाँ पर बहुत गर्मी है। टीटू। हर जवाब का सवाल हूँ, मजाता बवाल हूँ। मैंडी। ओहो, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा इंटरव्यू ले रहे हो? हकीकत तो ये है कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रही हूँ। बढ़िया है। ये तो है। बबली फ्रॉम लिटिल सिंघम। You are so funny. छोटा भीम। छोटा भीम से तो हमने ओपनिंग ही की थी, मैंने इन्हें छोटा भीम की आवाज़ दी थी एंड छोटा भीम बोलता है हेलो दोस्तों, मैं हूँ छोटा भीम और मैं ढोलकपुर से आया हूँ। बंदरू बुड़बक। बनबुद फ्रॉम यस, बंदरू। हाँ, सो वो बहुत ही लेजी कैरेक्टर है, बहुत ही शैतान है एंड वो बोलता है पार्टनर, इस इंटरव्यू में इतना मजा आ रहा है, तुम भी आते तो और मजा आता। नोबिता। नोबिता की वॉइस मैं नहीं करती हूँ। नोबिता आप निकाल लेते हो? नहीं। सो आई डब फॉर डोरेमोन। Okay. नोबिता के लिए देयर इज अनदर आर्टिस्ट। बहुत सारे आर्टिस्ट कर चुके हैं एंड सो आई डू नॉट मिमिक एनी काइंड ऑफ वॉइस। Yes. ये सारी जो वॉइसेस हैं उनको मैंने ओरिजिनली डब किया है। सो इसका मतलब ये है कि आप टीवी पर जो भी आवाज़ सुनते हैं वो ओरिजिनली मैंने डब की। तो ये है डोरेमोन, जो कितने लाखों करोड़ों बच्चे जो हैं अपने मम्मी पापा का दिमाग खाते हैं कि डोरेमोन वाला बैग चाहिए, डोरेमोन वाली बॉटल चाहिए। तो साक्षात डोरेमोन। प्लीज़ बच्चों, अपने मम्मी पापा के दिमाग मत खाया करो, आपके मम्मी पापा मुझे डांटते हैं फिर। बहुत बार ऐसा होता है लोगों के पास मेरे कैसे कैसे करके नंबर पहुंच जाता है एंड फ़ोन आता है। एक बार ऐसा हुआ, एक सुबह 7 बजे फ़ोन आ रहा है और मैंने नहीं उठाया। मैंने सोचा कि पता नहीं कौन है, अननोन नंबर से। फिर आ रहा है, बैक टू बैक। मैंने सोचा कुछ अर्जेंट ना हो, काफ़ी 4-5 साल पहले की बात है। मैंने फ़ोन उठाया और उधर से इतनी क्यूट सी एक आवाज़ आई और वो बच्चा बोलता है हेलो डोरेमोन। तो मैंने बोला कि मैं नींद में थी, मैंने बोला नहीं डोरेमोन तो नहीं है। तो बोला आप नोबिता की मम्मी बोल रहे हो क्या? तो मैंने बोला कि हाँ, मैंने बोल दिया आई प्लेड इट अराउंड एंड मैंने बोला हाँ। तो कहता है आंटी मैंने ना आज होमवर्क नहीं किया है, मुझे स्कूल जाना है, मेरी बस आने वाली है, डोरेमोन से बात करवा दो। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड यार, मतलब इतनी क्यूटनेस कैसे हैंडल की जाए? सीरियसली। अच्छा, हाउ यू स्टार्टेड? दिल्ली में आप बचपन से दिल्ली में थी? यस। एंड कहाँ से पढ़ाई कहाँ से की फिर? सो मैं पैदा दिल्ली में हुई, पढ़ी मैं रायन इंटरनेशनल स्कूल रोहिणी से। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की दिल्ली से की? वो यस कहाँ से? श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। देन आई डिड माई बीएड। पीतमपुरा वाला? हाँ। देन आई डिड माई बीएड फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी। और ये जो वॉइसिंग का जो सिलसिला है ये तब शुरू हो गया था जब मैं 8 साल की थी। क्योंकि कैसे हुआ था, मतलब हाउ यू डिस्कवर्ड कि आई हैव दिस टैलेंट? देखो, मैंने तो नहीं डिस्कवर किया था बिकॉज आई वॉज अ किड
कहाँ उस टाइम पे पता होता है। उस टाइम पे जब कोई मुझसे पूछता था क्या बनना है तो मैं कहती थी एयर होस्टेस बनना है, डॉक्टर बनना है, जो हर बच्चा सोचता है उस लेवल पे। उस एज में कोई नहीं सोचता कि मुझे बड़ी होकर सिंगर बनना है या मुझे गिटार बजाऊंगा, वो नहीं पता होता उस टाइम पे। सो मुझे भी नहीं पता था, एंड उस टाइम पे तो ये इंडस्ट्री ही बहुत अनटच्ड थी। सो मेरी मम्मी उस टाइम पर ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर थी, नाउ शी इज़ रिटायर्ड। सो मम्मी मुझे ले जाती थी वहाँ पर बच्चों के प्रोग्राम में। मैं 8 साल की थी, मैं और मेरा भाई हम दोनों जाते थे वहाँ पे, बच्चों के प्रोग्राम होते थे। एंड कुछ नहीं करना होता था, बस सारे बच्चे बैठे, 8-10 बच्चे बैठे, एंड एक उसमें होस्ट है, कोई एक अडल्ट, एंड वो सब बच्चों से कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछते थे, एंड हम लोग पोएम सुनाते थे, जोक सुनाते थे, ऐसा करके एक फ़न शो होता था बच्चों के लिए। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। वहाँ से एक्चुअली मेरी स्कूलिंग हुई है। जो भी प्रोनंसिएशन, माइक की नॉलेज, वो सब मेरी ऑल इंडिया रेडियो से हुई है, बहुत ही सीनियर लोगों के साथ। देन आई स्टार्टेड रेडियो ड्रामा, एंड वो मोस्टली होता था उर्दू में, तो वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं अननोइंगली बहुत कुछ सीख रही थी, मुझे पता ही नहीं था कि एक्चुअली ये आगे चल के कितना काम आएगा। सो देन उसके बाद मैंने दूरदर्शन के लिए बहुत सारे शोज़ होस्ट किए, एंड देन वन डे इन 2013 मम्मी के पास एक फ़ोन आया कि आपकी बेटी चाइल्ड आर्टिस्ट है ना, वॉइस आर्टिस्ट है, तो कुछ ऑडिशंस हो रहे हैं साउथ एक्सटेंशन में, एंड आप अपनी बेटी को लेकर आइए। तो मैं वहाँ पर गई, एंड मैंने देखा कि एक शो है, उसमें एक रोबोट है ब्लू कलर का, एक लड़का है, ऐसे ऐसे करके एक सीन है, एंड ये लोग ऑडिशंस ले रहे हैं। तो काफ़ी सारे बच्चे आए हुए थे, बहुत बहुत भीड़ थी वहाँ पर। तो मैंने नोटिस किया कि वहाँ पर जो डायरेक्टर्स बैठे थे ना, उन्हें, तो ये जो ऑडिशन था ये था डोरेमोन का, माय वेरी फर्स्ट ऑडिशन फॉर डबिंग। एंड मैं देख रही थी कि उन्हें जो ये जो ब्लू कैरेक्टर है रोबोट, उन्हें ना किसी भी बच्चे की आवाज़ इस पे अच्छी नहीं लग रही है, एंड वो हर किसी को ये कह रहे थे कि इसकी आवाज़ मैच करने की कोशिश करो, इसकी आवाज़ मैच करने की कोशिश करो। और उसकी आवाज़ ओरिजिनली जापानीज़ में डोरेमोन की बहुत रोबोटिक है। इट्स लाइक गोमेन नोबिता-कुन, दिस इज़ द काइंड ऑफ ओरिजिनल डोरेमोन्स वॉइस। सो मुझे समझ में आ गया कि इन्हें ऐसी आवाज़ चाहिए और ये आवाज़ इन्हें नहीं मिल रही है। सो व्हेन आई वेंट इनसाइड एंड मैंने ऑडिशन दिया, तो आई मेड श्योर कि मैं ये आवाज़ कर दूँ। आई गेव माई 100%, एंड 2-3 दिन के बाद वी गॉट अ कॉल। उस टाइम पे मोबाइल्स भी नहीं होते थे, हमारे पास लैंडलाइन था। वी गॉट अ कॉल दैट योर डॉटर हैज़ बीन सेलेक्टेड, एंड आई वॉज 13-14 ईयर्स ओल्ड। सो हम लोग गए रिकॉर्ड करने, पूरा एपिसोड करने, एंड हुआ ये कि जब मैं पूरा एपिसोड रिकॉर्ड करने बैठी, आई कुड नॉट सस्टेन माई वॉइस, बिकॉज वॉइस मॉड्यूलेशन इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, एंड फॉर अ किड इट इज़ इवन मोर डिफ़िकल्ट, स्पेशली वाइल यू आर डबिंग। क्योंकि उसमें क्या होता है, आप टीवी पे भी देख रहे हो, आपको स्क्रिप्ट भी पढ़नी है, आपको डायलॉग भी पढ़ना है, आपको सुनना भी है, जापानीज़ जो सुनाई दे रहा है, आपको उसी टाइम पर बोलना भी है, आपको इमोट भी करना है, आपको वॉइस भी मॉड्यूलेट करनी है। सो इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम, एंड फॉर अ किड इट इज़ डिफ़िकल्ट। सो आई कुड नॉट सस्टेन माई वॉइस, और रीटेक पे रीटेक भी होते हैं, बिकॉज मेरा तो पहला प्रोजेक्ट था। सो उस टाइम पर डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं सोनल, आप अपनी नॉर्मल आवाज़ में डोरेमोन को डब करो। आई सेड ओके, एंड आई वॉज अ वेरी शाई किड, बट डायरेक्टर ने जो बोला है मैं बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती थी, तब भी आज भी। सो मैंने वही किया, अपनी नॉर्मल आवाज़ में डब कर दिया। एंड जब वो प्रोजेक्ट दिल्ली से रिकॉर्ड होके मुंबई आया, मुंबई से एवरीबडी सेड दैट दिस इज़ very nice, this is sounding very nice, and we like this voice only. So that is how Doraemon in India got his voice, because I couldn't sustain my voice. क्या बात तो ओरिजिनली डोरेमोन की आवाज़ बहुत अलग है जापानीज़ में, और इंडियन जो डोरेमोन है वो बहुत क्यूट है। जापानीज़ बहुत रोबोटिक है, इंडियन बहुत ही क्यूट है, बिकॉज आई कुड नॉट सस्टेन। सो वहाँ से शुरू हुआ, एंड देन मुंबई। सो दिल्ली में मैं 2013 से काम कर रही थी, साथ में ही मेरा स्कूल चल रहा था, उसके बाद कॉलेज के भी साथ साथ मैंने किया। एंड मेरा प्लान ये था कि मैं बीएड कर लेती हूँ और मैं टीचर बन जाऊँगी, एंड आधे दिन मैं टीचिंग करूँगी और उसके आधे दिन रेस्ट ऑफ द डे मैं अपना डब कर सकती हूँ एंड शोज़ कर सकती हूँ दूरदर्शन पे। ये मेरा प्लान था। सो डोरेमोन किया, उसके बाद शिनचैन में नानी का कैरेक्टर किया जो उसकी एक फ्रेंड है,
NDTV गुड टाइम्स के लिए बहुत सारे शोज़ किए, वहाँ पर मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था. आई वॉज वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड. ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स वर देयर, माई फैमिली वॉज देयर. सो आई नेवर इवन इमेजिन्ड कि मैं दिल्ली छोड़ के कभी भी जाऊँगी कहीं और. सो मेरा B.Ed हो गया. उसके बाद आई वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब इन टीचिंग. एंड हुआ ये कि मेरी एक फ्रेंड थी रुपिका, वो डबिंग डायरेक्टर थी UTV दिल्ली में. सो I know शी her. या Rupeeka Walia? yes. See. Yeah, so unfortunately she is no more, but उनको मुंबई आना था, मुंबई शिफ्ट होना था काम के लिए. सो मेरा ज़रिया वो ही बनी. वो मुझे मुंबई लेकर आई कि सोनल मैं एक हफ्ते के लिए मुंबई जा रही हूँ, तो तू चलेगी मेरे साथ इफ़ यू आर फ्री. सो आई सेड या आई एम फ्री, चलो चलते हैं. एंड मैं यहाँ मुंबई आई और मैं उनके साथ हर स्टूडियो में जाती थी बिकॉज शी वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब. मैं हर स्टूडियो में जाती थी और जब लोगों को यहाँ पता चलता था कि अरे शी इज़ द वॉइस ऑफ डोरेमोन, क्योंकि वो कभी मिले ही नहीं थे यहाँ की जो इंडस्ट्री थी, तो सब लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते थे. एंड दे यूज्ड टू से कि सोनल व्हाट आर यू डूइंग इन दिल्ली, यू शुड बी हियर. सो ऐसा सब हुआ. एंड देन रुपिका ने मेरी मम्मी को बताया कि आंटी यहाँ की इंडस्ट्री इज़ वेटिंग फॉर सोनल टू कम. तो मेरी मम्मी एक्चुअली मेरी मम्मी का ये डिसीजन था कि यू शुड गो टू मुंबई. ऑल्दो मेरा उतना मन नहीं था उस टाइम पर, बट मैं एक बार मुंबई आई तो बस यहीं पर बस गई. मैंने सोचा था मैं 1 साल देखती हूँ हाउ इट गोज़ एंड देन आई विल गो बैक, बट वो हुआ नहीं कभी. 2013 में मैं आई, अब 10 साल हो चुके हैं, अब मैं यहीं की हो चुकी हूँ. तो मम्मी अभी दिल्ली में ही है या शी इज आल्सो शिफ्टेड? सो मम्मी पापा दिल्ली में ही रहते हैं, बट लास्ट ईयर मेरी बेबी हुई है सियारा, तो मम्मी पापा यहाँ भी आते रहते हैं मेरी हेल्प के लिए, सियारा के लिए. और मेरा भाई रहता है कनाडा में, वो कैनेडियन सिटीज़न है, तो उनकी भी एक बेटी है. तो मम्मी पापा दिल्ली कनाडा मुंबई, दिल्ली कनाडा मुंबई ऐसे करते रहते हैं. या अच्छा, डोरेमोन के बाद जो बाकी कैरेक्टर्स मिले वो किस किस तरह से मिले? बिकॉज डोरेमोन इज लाइक मतलब ह्यूज सक्सेस. मतलब वो एक ऐसा होता है, कई बार क्या होता है कि जब हम एक कैरेक्टर इतना पॉपुलर हो जाता है उसके बाद हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं कि ये तो डोरेमोन की ही आवाज़ भाई निकाल सकती है. आगे कैरेक्टर्स किस तरह से मिले? ये आपने ना बिल्कुल सही कहा, और एक्चुअली मुझसे आज तक किसी ने ये सवाल पूछा नहीं है, बट एक्चुअली ऐसा है कि जब मैंने डोरेमोन किया और क्योंकि मैं बच्ची थी तो मैं एक ही कैरेक्टर कर रही थी. उसके बाद वहाँ पर भी जो स्टूडियो था वहाँ पर भी ऐसा सबके दिमाग में था कि ये डोरेमोन कर रही है, ये डोरेमोन ही कर सकती है. ऑल्सो बिकॉज मुझे वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं आती थी, ना ही उस टाइम पे कुछ ऐसे कोर्सेज थे. आज मैं लोगों को सिखाती हूँ, बट उस टाइम पर ऐसा कुछ था नहीं कि आपको सिखाया जाए कि कैसे आप अपनी वॉइस को चेंज कर सकते हो. तो मेरे भी दिमाग में ना ये एक लॉक था कि मैं सिर्फ डोरेमोन की आवाज़ कर सकती हूँ और मैं कोई आवाज़ नहीं कर सकती. ऑल्सो ऐसा बहुत होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा एनिमेशन डब कर लेते हो ना, तो जब आप लाइव डबिंग करते हो यानी किसी ह्यूमन कैरेक्टर को आवाज़ देते हो, तो लोग कहते हैं अरे ये बहुत एनिमेटेड साउंड कर रहा है. ऐसा होता है इनिशियली. सो आई हैड टू वर्क ऑन माई सेल्फ. और हुआ ये कि जब मैं मुंबई आई तो मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली. आई वॉज़ लकी कि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली. एंड जब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल छोटा भीम, जब मैंने छोटा भीम के लिए ऑडिशन दिया, टू बी वेरी फ्रैंक मुझे ऐसा लगता था कि मैं लड़के की आवाज़ नहीं कर सकती, मैं सिर्फ डोरेमोन की आवाज़ कर सकती हूँ. बट व्हेन आई वाज कॉल्ड फॉर एन ऑडिशन, थैंक गॉड एंड थैंक्स टू मयूखी इनसिंक, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं ऑडिशन के लिए जाऊँ. मैं ऑडिशन के लिए गई तो मुझे पता चला कि अच्छा मैं कर सकती हूँ. सो आई थिंक कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड मैंने उसमें अपना 100% दिया. आई गॉट सेलेक्टेड एंड देन आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये तो मैं कर सकती हूँ. एंड देन धीरे धीरे करते करते विद एक्सपीरियंस मैंने खुद को पॉलिश किया. मेरे दिमाग में ये भी एक लॉक था कि मैं लाइव कैरेक्टर्स नहीं कर सकती. हीरोइन को डब करना तो बहुत दूर की बात है. मुझे लगता था मैं एक ह्यूमन को डब नहीं कर सकती हूँ, बट वो भी किया धीरे धीरे. फिर ये था कि मैं सिर्फ क्यूट कैरेक्टर्स कर सकती हूँ. मैं विच डिज़नी में कोई विच का कैरेक्टर नहीं कर सकती. मैंने डिज़नी प्रिंसेस को बहुत आवाज़ दी है, एलेना ऑफ एवलोर, सिंड्रेला, लेकिन मुझे ऐसा लगता था मैं नेगेटिव कैरेक्टर नहीं कर सकती. वो भी मैंने किया.
बट मुझे इसके पीछे रीज़न ये लगता है कि मुझे मौका मिला तो मैं कर पाई। तो उन सब लोगों को, डायरेक्टर्स को थैंक यू जिन्हें ऐसा लगा कि इसमें कैलिबर है, ये कर सकती है। सो या तो कुछ कोई ऐसा जोनर या कोई ऐसी आवाज, कोई ऐसा कैरेक्टर जो अभी लगता हो कि यार करना है, बिकॉज यू हैव डन लॉट ऑफ कैरेक्टर्स, जैसा आपने कहा कि ह्यूमंस भी, कार्टून्स भी, क्यूट भी, विचेस भी, तो अभी क्या है और आगे? क्योंकि क्रिएटिव लोग होते हैं कहीं ना एक उनमें रहती है भूख कि अब आगे क्या, अब आगे क्या। राइट। सो जैसे ना मैं डब तो बहुत कर चुकी हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा कब आता है जब मैं दूसरी लैंग्वेजेस में डब करती हूँ। टीवीसीज जो होती है ना, तो उनमें क्या होता है, एक मान लो 15 सेकंड की टीवीसी बन गई, अब वो एक ही बार में 12 लैंग्वेजेस में, 15 लैंग्वेजेस में डब हो जाती है और वो ऑल अक्रॉस द कंट्री वो प्ले होता है। तो वो करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज इट इज़ चैलेंजिंग फॉर मी। देन व्हेन आई सिंग जिंगल्स, जब मैं गाने गाती हूँ, वो करना मुझे बहुत अच्छा लगता है अगेन, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है उसमें। बट अभी कुछ ऐसा अगर मैं सोचूं जो मैंने नहीं किया है और मुझे करना है, तो प्रॉबली कोई एक मैच्योर्ड कैरेक्टर। बट मुझे लगता है उसमें थोड़ा टाइम है, क्योंकि मेरी आवाज़ जो है, मुझे पता है एज एन आर्टिस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपकी वीकनेस क्या है, आपके ये पॉजिटिव्स क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। तो मुझे पता है कि एनिमेशन इज़ माई स्ट्रेंथ, मुझे पता है हाई पिच वॉइसेस दे आर माई स्ट्रेंथ, बट आई हैव टू वर्क ऑन द बेस नोट्स। सो प्रॉब्ली कोई मैच्योर्ड कैरेक्टर करना वो मेरी लिस्ट, टू डू लिस्ट में है। अच्छा, अपनी बेटी को कभी अपनी कोई कैरेक्टर की आवाज़ में कुछ हाँ सुनाती? हाँ क्या? बहुत बार सुनाती हूँ उसे, मैं अलग अलग आवाज़ों में बात करती हूँ। और शुरू में तो ना वो ऐसे देखने लग जाती थी कि ये क्या हो रहा है, ये मम्मी कैसे बात कर रही है। आई इमेजिन कि वो शायद ऐसे ही सोचती होगी कि ये क्या हो रहा है। और अब उसे शायद आदत हो गई है कि हाँ ये अलग अलग आवाज़ों में बात करती रहती है। तो मैंने बच्चों के राइम्स भी गाए हैं। तो जब मुझे उसे बहलाना होता है या डिस्ट्रैक्ट करना होता है, तो मैं राइम्स चलाती हूँ टीवी पे अपनी आवाज़ में। तो आई एम श्योर उसे अभी तक तो नहीं पता होगा कि ये हाँ, उसे नहीं पता होगा कि ये मम्मी की आवाज़ है, बट आई डोंट नो कब जानेगी कि हाँ ये तो मम्मी की आवाज़ है। नहीं जाने, शी मस्ट बी वेरी प्राउड ना, जब वो थोड़ी बड़ी होगी कि स्कूल में जाके एक टशन होगा कि तुम तो ये कार्टून देखते हो, तो सब देखो। मेरे घर में तो मतलब लाइव है एकदम। हाँ, सोशल मीडिया पे लोग लिखते हैं, अरे ये तो डोरेमोन की बेटी है, स्कूल में जाके बोलेगी डोरेमोन मेरी माँ है। बोलती हूँ यार बात तो सही है। हाँ, मतलब उसमें टेक्निकली तो ठीक ही बात बोली सही बात है। उन्होंने। मेरे पापा बहुत प्राउडली बोलते हैं मैं डोरेमोन का बाप हूँ। हाँ, अच्छा मम्मी पापा के पास तो खूब सारे आते होंगे ना लोग कि बात करा दो, फोटो खिंचवा दो, उनकी क्या फीलिंग होती? क्योंकि पेरेंट्स के लिए कहीं ना कहीं बच्चे की सक्सेस जो है वो बहुत ही एकदम ऐसी चीज होती है जिसके लिए शायद वो अपनी जिंदगी लगा देते हैं। और उन्होंने लगाई भी है, मम्मी पापा दोनों ने, मेरे भाई ने, क्योंकि आई स्टार्टेड वेरी अर्ली। तो शुरुआत हुई थी मम्मी की वजह से, बिकॉज उन्होंने रास्ता दिखाया, वो मुझे लेके गई हमेशा। मेरा भाई मुझे बहुत ज़्यादा, आपको पता है जैसे वहाँ गर्मियों की छुट्टियाँ होती है 2 महीने की, तो उसने अपनी पूरी 2 महीने की छुट्टियाँ वेस्ट कर देता था मुझे लाने और ले जाने में। और मेरे पापा भी अपना काम भी करते थे और मुझे पिक एंड ड्रॉप करते थे। तो उन्होंने बहुत किया है, आज भी कर रहे हैं, और वो उनको बहुत प्राउड फील होता है जब भी ऐसा कुछ होता है। तो कई बार ना लोग उन्हें ही पहचान लेते हैं, आप तो डोरेमोन की मम्मी हो ना, तो मैं देखती हूँ कि वो बहुत खुश हो जाते हैं इस चीज़ को देख के। एंड कितनी बार ऐसा होता है कि मम्मी, इस बार भी जब वो दिल्ली से आई तो वो कहती कि बेटा वो हमारा जो सब्जी वाला है ना तो उसने बोला है कि मेरे बच्चों के लिए एक मैसेज भेज दो। तो मैं कभी भी मैं इरिटेट नहीं होती कि क्या मम्मी आप क्या सब्जी वाले से मैसेज करवा रहे हो, बट बट आप सोचिए सब्जी वाले के आगे उनकी जो हाँ, तौर बनेगा, yes. मतलब वो पूरे मोहल्ले में जो है वो गा देगा कि मतलब, और उसके बाद सबसे ताजी सब्जी आपके घर आई बिना पेस्टिसाइड्स वाली। ये तो मैंने नहीं एक्स्ट्रा सोचा धनिया था। मिर्च भी बिना बोले। ये बहुत बड़ा फायदा है। अरे मम्मियों के लिए सब्जी वाले की इम्पोर्टेंस हम नहीं समझ सकते हैं। इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट कि मतलब, और जो घर डिलीवर करके देके जाएगा तो बात ही अलग होती है। बिल्कुल, तो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं बहुत मैटर करती हैं, पेरेंट्स के लिए बहुत मैटर करती हैं। हाँ। अच्छा, आवाज को ठीक रखने के लिए, और यू नो बिकॉज आपके लिए तो आपकी जिंदगी, आपकी हाँ। आवाज, क्या कुछ करना पड़ता है?
सो थैंकफुली मुझे कुछ करना नहीं पड़ता है अभी तक, बिकॉज मेरा काम ही मेरा रियाज़ है। मैं इतना ज़्यादा काम करती थी पहले, तो अब बेबी होने के बाद उतना नहीं कर पाती, बट मैं दिन के 12-12 घंटे काम कर रही हूँ और वॉइस मॉड्यूलेशन कर रही हूँ। तो एक्चुअली वो करते करते ही मेरा रियाज़ हो जाता था, मेरी प्रैक्टिस हो जाती थी, मुझे पता भी नहीं चलता था। सो पहले कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन हाँ, अगर आपका गला ख़राब हो जाए तो डेफिनेटली कुछ कुछ परहेज़ आपको करने पड़ते हैं कि हाँ, ठंडा नहीं, खट्टा नहीं। बट बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप सिंगर हो, आप तो गोलगप्पे नहीं खाते होगे, आप तो इमली नहीं खाते होगे। बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब खाती हूँ और मैं सबको बोलती हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, मैं सबको बोलती हूँ ऐसा है, एक ज़िंदगी मिली है, सब खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर किसी का दिखाए हो ना। तो सब खाओ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखती हूँ मैं कि जो चीज़ मेरे गले को सूट नहीं करती है मैं वो नहीं खाती। फॉर एग्जाम्पल ड्राई कोकोनट जो होता है ना, गिरी जो होती है, वो मेरे गले को सूट नहीं करती है, उससे मेरा गला ड्राई हो जाता है। सो स्पेशली रिकॉर्डिंग से पहले कुछ चीजें जो सूट ना करें वो तो एग्जैक्टली जो चीज़ आपको सूट नहीं कर रही है आप वो अवॉइड करो, बाकी सब खाओ पियो। अच्छा बताइए, आपने तो शुरू बहुत 12-13 साल की एज में यू स्टार्टेड वर्किंग, तो बचपन में डांट वांट किसी बात पे पड़ती थी घर वालों से, या सीधे ही मतलब काम वाम में लग गए और एकदम नहीं, ऐसा नहीं है, जब मम्मी का मूड खराब होता था तो डांट तो खाई है। कुछ कांड वांड किए हैं बचपन नहीं में? कुछ नहीं। मैं बहुत ही अच्छी बच्ची थी, बहुत ही शांत, बहुत शाय, बहुत समझदार, बहुत पढ़ाकू। मेरे 9th में 91% मार्क्स थे, जबकि मैं काम भी कर रही थी साथ में। मेरे कॉलेज में, पूरे कॉलेज में मैं सेकंड आई थी। हाँ, सो ये कैसे हो गया था मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं एग्ज़ाम से एक रात पहले पढ़ती थी। बट मुझे ऐसा लगता है भगवान ने ना मुझे शार्प दिमाग दिया है, तो उस वजह से ना मुझे ज़्यादा कुछ पढ़ना पड़ता नहीं था। मैं अपना नॉर्मल पढ़ाई करके जाती थी और मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते थे, तो मम्मी को डांटने का मौका ही नहीं मिलता था। बंक वंक नहीं मारते थे? बंक मैंने आज तक नहीं मारा है, ना स्कूल ना कॉलेज। एक ही जिंदगी है। आई नो, बट मेरे फ्रेंड्स उस टाइम पे ऐसे थे, एकदम सीधे साधे पढ़ाकू फ्रेंड्स थे, तो मुझे वैसी कंपनी ही नहीं मिली जो मुझे बंक मरवाए। और होता क्या था, अगर मुझे कॉलेज की कोई क्लास मिस करनी होती थी तो वो इसलिए होती थी कि यार मुझे रिकॉर्डिंग पे जाना है। तो मेरा फोकस एकदम क्लियर था कि कॉलेज, पढ़ाई, और दोस्तों के साथ मस्ती भी की है, ऐसा नहीं, बट लाइफ बहुत सिंपल और सॉर्टेड रही है। अच्छा, शादी लव मैरिज हुई अरेंज? अरेंज्ड। अरेंज मैरिज हुई, सो लव स्टोरी भी नहीं है? नहीं, क्यों? हाँ, अरेंज मैरिज ही लव स्टोरी से कम नहीं है हमारी। बताइए स्टोरी के बारे में। So- क्या है, बिकॉज डोरेमोन की लव स्टोरी। तो हुआ ये कि मेरे भाई की अरेंज मैरिज हुई, एंड उसके बाद मेरे पापा ने कहा कि ये जो मैट्रिमनी साइट है जिससे हमें भाभी मिली, तो इस पे अब हम सोनल की भी प्रोफाइल बनाते हैं। तो मैंने बोला पापा दिस इज़ वेरी वियर्ड। तो पापा ने कहा बेटा फिर लड़का कैसे मिलेगा, आप ढूंढो कोई। तो मैं बोला कि नई इंडस्ट्री में, मतलब मैंने कभी किसी को ऐसी नज़र से देखा ही नहीं है, एंड मुझे कैसे मिलेगा। तो ही सेड ठीक है, तो हम ढूंढते हैं, हम प्रोफाइल बनाते हैं। तो उन्होंने प्रोफाइल बनाई, एंड वो ही मैनेज करते थे, सब करते थे। अब पापा को अगर कोई प्रोफाइल पसंद आती थी तो वो प्रोफाइल जाती थी मम्मी के पास, मम्मी को पसंद आती थी तो जाती थी भाई के पास, भाई को पसंद आती थी तो आती थी मेरे पास। 3 चेक पोस्ट से होती हुई आपके पास आती थी। और फिर पापा लड़के से बात करते थे और फिर मेरी बात होती थी, तो काफ़ी सारे फिल्टर्स थे। अब जब मेरी बात होती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा ना हो कि ये जो लड़का है ये मेरे काम को पसंद करे। अब अरेंज मैरिज है तो आप इतना क्लियरली बोल भी नहीं सकते, तो बहुत ही वियर्ड फीलिंग थी वो। बट एक दिन जब, और मेरी मम्मी को ऐसा लगता था कि ना कोई इसके इंडस्ट्री का होना चाहिए, तो क्योंकि वो समझेगा इसके काम को। ये एक हाँ, रहता है। एंड शी वाज राइट। वो मुझे शादी के बाद में समझ आया कि एक्चुअली शी वाज राइट। पेरेंट्स हमेशा राइट कहते हैं, वो हमें ना जवानी में समझ नहीं आता। बाद में समझ आता है कि पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट। सो जब उत्कर्ष की प्रोफाइल आई, पापा ने देखी, पापा को पसंद आई, मम्मी ने देखी, मम्मी को पसंद आई, भाई ने देखी, भाई को पसंद आई, वो आ गई मेरे पास। मैंने जब देखा तो मैंने कहा कि आप लोगों को सबको पसंद है तो ठीक है, बात करते हैं। मैंने जब उत्कर्ष से पहली बार बात की तो हम लोगों ने 2.5 घंटा बात की, एंड ऐसा लगा ही नहीं कि हम फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं।
सो इट वॉज 11th ऑफ February जिस दिन हमने पहली बार बात की, एंड 14th ऑफ February वैलेंटाइंस डे हम पहली बार मिले, and 11th March, which is like within 1 month, we got engaged. Okay. So and what he do? He's a line producer. Okay. He works with Mr. Sanjay Leela Bhansali. Oh. Yes. तो इंडस्ट्री सेम हो गई एक हाँ. तरह से, तो कहीं ना कहीं तो एक पता होता है कि भाई इस तरह का काम है, या अर्जेंट डबिंग आ गई या कुछ आ गया, बिकॉज हम लोगों का काम शायद हम ही लोग समझ सकते हैं. Yes, yes. मतलब आई मीन इफ माय इंटरव्यू विद यू वुड हैव गॉट डिलेड, मान लो अगर किसी रीजन की वजह से आपकी कोई डबिंग आ गई है, हाँ. तो वो आई थिंक हम समझ इंडस्ट्री के सकते लोग हैं. ये समझ सकते हैं कि अच्छा हाँ. ठीक है ये हो गया. हाँ. तो बाहर का होगा नहीं यार, ऐसा हाँ, थोड़ी ये होता क्या है बात यार. हुई, हाँ, अरे ये क्या रात बात को हुई? 10 बजे क्यों आ रहे हो, ये हाँ, वो ये वो. ये- और सबसे अच्छी बात ये थी उत्कर्ष के केस में कि जब मेरे पापा ने उन्हें बता दिया था कि ये वॉइस आर्टिस्ट है, ये करती है, डबिंग करती है, तो जब हमारी बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि मैं डोरेमोन को डब करती हूँ, छोटा भीम ये वो. तो मैंने कहा आपने कभी देखा है, तो ही सेड नो. मैं बोला वेरी गुड, यही चाहिए था. यही चाहिए था. कई बार हम अपनी इंडस्ट्री के लोगों से बात कर करके इतना ऊब जाते हैं ना, तो वी वांट समवन की जो अलग ही बात करे. नहीं तो फिर हम वही बातें करते रहते हैं. ये इंटरव्यू, वो हुआ, ये हुआ, या ये डबिंग, वो डबिंग. तो आई थिंक वो आपको वहाँ शायद और वो एक मोटिव फील ये आया. था कि क्योंकि डोरेमोन एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर है, बहुत सक्सेसफुल है, छोटा भीम बहुत अच्छा है, ये वो, तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे प्यार से काम से प्यार ना करे, मुझे एज अ पर्सन पसंद करे. सो जब मुझे पता चला कि इन्हें पता ही नहीं है कि मेरा काम क्या है, इन्हें मेरे कैरेक्टर्स पता ही नहीं है, उनकी सक्सेस के बारे में पता ही नहीं है, यही लड़का चाहिए मुझे. सो विद इन 1 month वी गॉट एंगेज्ड. उसके बाद हो गया लॉकडाउन, तो हम तो मिल भी नहीं पाते थे, और हम लोग दिल्ली गए हुए थे थैंकफुली, और तब लॉकडाउन हुआ. एंड हमारी शादी प्लान्ड थी 14 अप्रैल की, और लॉकडाउन हो गया था तो नहीं हो पाई. एंड 12 मई को, जिस दिन मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी होती है, उसी दिन वी गॉट मैरिड एट उत्कर्ष प्लेस. उनके घर में सिर्फ उनकी फैमिली, मेरी फैमिली, हमारी शादी हुई. लॉकडाउन एकदम पीक पे था, उस टाइम पे हमारी शादी हुई. एंड वी गॉट वेरी गुड टाइम टू स्पेंड विद ईच अदर, क्योंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं. तो वो वाला जो टाइम था लॉकडाउन वाला, वो हमें बहुत अच्छा टाइम मिल गया एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए. एंड बस रेस्ट इज़ हिस्ट्री, नाउ वी हैव अ बेबी. अच्छा, कभी कोई इस तरह का क्रेजी बच्चा या क्रेजी फैन मिला इन पर्सन, जो मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में रह गया हो कि भाई कुछ ऐसी बात कही हो उसने? हाँ, ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं. बहुत इनिशियल टाइम की बात है, मैं खुद उस टाइम पे बच्ची थी, आई थिंक मैं स्कूल में ही थी 11th-12th में. तो एक छोटा बच्चा था, और मैं जिस डेंटिस्ट के पास जाती थी वो बच्चा वहीं पर आता था. एंड मेरी डेंटिस्ट को पता था कि ये डोरेमोन की वॉइस करती है. उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता था, बिकॉज सोशल मीडिया भी उतना प्रिवेल नहीं करता था. तो मेरी डेंटिस्ट ने कहा उस बच्चे को रिझाने के लिए कि देखो मैं आपकी कर रही हूँ जो भी इलाज वो कर रही थी, एंड अगर आप ठीक से बैठोगे ना, मैं आपकी डोरेमोन से बात करवाऊँगी. अब उन्होंने तो बोल दिया, अब उस बच्चे के पापा को दे दिया मेरा नंबर. उस बच्चे ने दिन रात मुझे फ़ोन कर करके जो सताया है. एंड मैं खुद छोटी थी, यंग थी, मुझे नहीं पता था कैसे हैंडल करते हैं ये चीज़. तो मैं कॉलेज में बैठी हूँ तब उसका फ़ोन आ रहा है, मैं सुबह सो रही हूँ तब उसका फ़ोन आ रहा है. मैं परेशान हो गई, और एक दिन वो बच्चा घर ही पहुँच गया. तो ये एक एक्सपीरियंस है जो मुझे बहुत ज़्यादा याद रहता है. अब तो वो बच्चा बड़ा हो गया होगा, पता नहीं, अगर वो देखेगा तो कहेगा मैं क्या बोल रही हूँ उसके लिए. बट येस, और भी ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि एक शादी में हम गए थे, वहाँ पे उस बच्चे के पेरेंट्स उसे लेकर आए बोल के कि यहाँ पे डोरेमोन आ रहा है शादी में, तो चलो चलो चलो. वो बच्चा आ गया. अब छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उन्हें लगता है कि डोरेमोन, छोटा भीम, सांता क्लॉज ये सब सच में होते हैं. ठीक है, अब वो पेरेंट्स ले आए बोल के कि डोरेमोन है, और मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया, ये रहा डोरेमोन. अब वो बच्चा कहता है ये तो डोरेमोन नहीं है, डोरेमोन तो ब्लू कलर का होता है, ये आंटी तो पिंक साड़ी में खड़ी है. अब उसकी बात भी सही है, क्योंकि इतने छोटे वाले बच्चों के लिए दैट वर्ल्ड इज़ रियल, एनिमेटेड वर्ल्ड इज़ रियल. तो वो तो वहीं पर रोना पिटना शुरू कर दिया, उसने ज़मीन पे लेट गया. आपने कहा था डोरेमोन से मिलवाओगे, डोरेमोन से मिलवाओ. फिर मैंने उसे आवाज़ निकाल के दिखाई, तो उसका वो जो आई कुड सी कि उसका जो इमेजिनरी वर्ल्ड था ना, वो टूट गया कि यार ये है डोरेमोन, मैं तो वो डोरेमोन सोच रहा था.
एंड दैट इज़ द डे आई मेड अ पॉइंट कि जो छोटे बच्चे हैं ना, उन्हें मैं सिर्फ वॉइस नोट्स भेजूंगी या आवाज़ सुनाऊंगी, फ़ोन पे बात करूंगी, उनको मत बताओ कि ये है डोरेमोन, उनके लिए डोरेमोन असली रहने दो। सो उस दिन मैंने सोचा कि ऐसा करना पड़ेगा अभी। अच्छा, जब आपने स्टार्ट किया था, सोशल मीडिया उतना नहीं था, अब इट्स लाइक आप एक रील बनाती हैं, इतनी वायरल हो जाती है, डिफरेंस क्या लगता है? मतलब आपने तो सक्सेस उस टाइम पे ही देख ली थी व्हेन देयर वाज नो इंस्टाग्राम, और वो सब उतने पॉपुलर नहीं थे। आई थिंक इंस्टाग्राम आया भी नहीं था। आया भी नहीं था। तो क्या ऑर्कुट भी कुछ होता था ना, I think, फेसबुक ऐसे शुरू हुआ था। हाँ। सो व्हाट डिफरेंस यू सी इन दैट टाइम एंड दिस टाइम? डिफरेंस ये है कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग सड़क पे चलते हुए पहचानते नहीं थे। कई लोगों को तो ऐसा लगता था कि ये सच में है, मतलब अडल्ट्स को भी ऐसा लगता था। मुझे याद है मेरी दादी एक बार कहती हैं, एक फॉरेन शो चल रहा था, अंग्रेज़ थे उसमें सारे और हिंदी में बात कर रहे थे क्योंकि डब्ड शो था। तो मेरी दादी कहती हैं पंजाबी में, किन्नी चंगी हिंदी बोल रहा है अंग्रेज। तो मतलब उस दौर के लोगों को लगता था कि ये असल में बोल रहे हैं, उनको डबिंग पता ही नहीं था। लेकिन अब थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू द कपिल शर्मा शो जिस पे मैं गई, वहाँ से बहुत सारे लोगों ने मुझे पहचाना। और वो जो मैंने एक वीडियो डाला अपनी यूट्यूब चैनल पे जिस पे 50 मिलियन व्यूज़ क्रॉस हो गए, वो भी आग की तरह फैल गया। मतलब वो यूट्यूब के उस साल में टॉप 10 में से नंबर 4 पे, वायरल वीडियोस के नंबर 4 पे था वो वीडियो। तो आज भी लोग जब सड़क पे भी मुझे मिलते हैं ना, तो आप कपिल शर्मा शो में आए थे ना, आप कपिल शर्मा शो में आए थे ना, वैसे पहचानते हैं। तो ये डिफरेंस है कि पहले लोग आवाज़, पीछे की आवाज़ कौन है, उन्हें पहचानते नहीं थे, अब पहचानते हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छा यहाँ है। अच्छा लगता है कि भाई हमारी सिर्फ आवाज़ ही नहीं, हमारा जो, क्योंकि वॉइस आर्टिस्ट के साथ सबसे बड़ा ये होता है कि उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है। यस। बट आजकल तो मैं देखता हूँ आरजेएस के भी खूब सारे पेजेस हैं, दे आर आल्सो वेरी पॉपुलर, सो दैट्स अ गुड थिंग। गुड थिंग, डेफिनेटली। तो अभी आगे के और क्या प्लान्स हैं, क्या कुछ करने वाली हैं आप? तो अभी जैसा आपको पता ही है कि अब मैं धीरे धीरे कंटेंट क्रिएशन में भी आ चुकी हूँ। यूट्यूब चैनल है मेरा जिसमें ऑलमोस्ट 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, होने वाले हैं कुछ टाइम में। इस इंटरव्यू के बाद हो जाएगा। शुक्रिया। इंस्टाग्राम पे भी ऑलमोस्ट 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो अभी मेरा फोकस काफ़ी ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन पर है क्योंकि वॉइसिंग तो मेरी चल ही रही है, भगवान की कृपा है। और ये है कि हाँ, बेबी के होने के बाद मैं काफ़ी कम टाइम दे पाती हूँ उस फ्रंट पे, तो मैं कंटेंट क्रिएशन पे थोड़ा फोकस कर रही हूँ क्योंकि मैं घर पे रहती हूँ, तो घर से मैं ये काम अच्छे से कर सकती हूँ। तो इस चीज़ पे मैं फोकस कर रही हूँ। और भी कुछ चीज़ें हैं पाइपलाइन में, नेटफ्लिक्स के कुछ शोज़ आने वाले हैं। ओह दैट्स ग्रेट। यस। सो तो मतलब नेटफ्लिक्स के फ्रंट पे भी आपसे मुलाकात होगी जल्द? नेटफ्लिक्स के शोज़ डब कर रही हूँ। हाँ, वो तो मैं सालों से कर ही रही हूँ। उसमें कोई नई बात नहीं है, चल ही रहा है वो तो। मतलब कुछ बड़ी चीज़ें भी पाइपलाइन में हैं। We'll wait for that and keep doing the good work which you are doing and keep entertaining. Thank you so much. और हम सबके बचपन का हिस्सा हैं आप। हालांकि बड़ी छोटी हैं आप, ये बोलना बड़ा वो है, बट हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, जब मैं बोलती हूँ 17-18 साल का, तो वो कहते हैं आपकी खुद की एज क्या है? कितने साल के? हाँ। Because you started very early. I started very So keep doing. Thank you so And, much. बच्चों, here's your Doraemon. थैंक यू दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। बाय। बिना पैसे की बोल दिया। Thank you so much. थैंक यू। Thanks a lot.